हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, जय हिंद सभी साथियों को। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। मैं प्रिंस आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म रोजगार बिजनेस क्लास पे। जैसा कि जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे गांधी जी के बारे में, जो आंदोलन हमारे पेंड थे उन पे दोस्तों हम विचार विमर्श करने वाले हैं। तो सारी चीजें परफेक्ट है और जैसा कि फिर हम बात करेंगे आज गांधी जी के बचे हुए आंदोलन के बारे में। और आज हमारा गांधी आपका हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल कीर्ति योगी, अमित राज, गंगा वर्मा, सबको राजा सबको राम राम, सबको गुड आफ्टरनून। सारी चीजें लेंगे और बताएंगे अपने हालचाल के बारे में। और साथियों, गांधीवादी युग जो है हमने पढ़ना शुरू करा था, इसी गांधीवादी युग का आज हमारा पाठ नंबर 3 होने वाला है। और गांधीवादी युग में हम पढ़ रहे थे महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में। और साथियों, आज की क्लास में अब हम बात करने वाले हैं पूना पैक्ट के बारे में। पूना पैक्ट 1932 1932। तो दोस्तों, पूना पैक्ट की कहानी हमें कवर करनी होगी, ठीक है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब समझिए कि सर लास्ट क्लास में हम ये बात कर रही थी कि महात्मा गांधी ने 1917 के अंदर संविधान संस्कार किया, जो उनका पहला सत्याग्रह माना जाता है। 1917 के बाद 1918 में उन्होंने दो सत्याग्रह किए, जिसमें एक का नाम होता है खेड़ा सत्याग्रह और दूसरा था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। 1920 के अंदर उन्होंने भारत में पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन किया, दोस्तों इसका नाम ऐसे आंदोलन था, जो 1920 से 1922 2 साल तक चलता है। और 5 फरवरी 1922 को जब चौड़ा कांड हुआ तो कांड के चलते पहले तो स्थगित कर दिया गया। इसके बाद अगर बात करें महात्मा गांधी के द्वारा ही कुछ और चीजों में योगदान दिया, जैसे कि महात्मा गांधी के द्वारा जो है 1930 के अंदर दोस्तों 1930 के अंदर धन्यवाद किया, 1931 के अंदर दोस्तों दूसरा गोलमेज में भाग लेते हैं। लेकिन भाग लेने से पहले महात्मा गांधी और इरविन के बीच में बातें हुई थी, उनको लेकर दोस्तों के बीच समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौते के नाम से जानते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं पूना पैक्ट 1932 की। दोस्तों पूना पैक्ट को समझते हैं कि पूना पैक्ट के अंदर महात्मा गांधी ने किस व्यक्ति के साथ यहाँ पे जो है ये आंदोलन किया। यानी कि पूना पैक्ट की कहानी लिखने की तो कुछ चीजों को आप समझने का काम करेंगे। और पहली बात लेंगे कि यरवदा जेल के अंदर पूना पैक्ट जो होता है उसकी कहानी समझेंगे। इस यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया। दोस्तों जो यरवदा जेल थी, इस जेल के अंदर महात्मा गांधी ने आमरण अनशन की घोषणा की थी। आमरण का मतलब है कि जब तक मैं मर ना जाऊं तब तक मैं अनशन करूंगा, अगर मेरी बातें नहीं मानेंगी। और यह महात्मा गांधी का पहला आमरण अनशन था। लेकिन इस बारे में महात्मा गांधी का पहला आमरण अनशन भूख हड़ताल तो महात्मा गांधी पहले भी करते थे 1918 में, लेकिन ये महात्मा गांधी का पहला आमरण अनशन था जिसमें उन्होंने दी थी कि अगर मेरी बातें नहीं मानेंगी तो मैं भूखा पैसा होऊंगा और भूखा पैसा रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात आपको याद है। इसके बाद दोस्तों दो व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, एक पंडित मदन मोहन मालवीय है पंडित मदन मोहन मालवीय और पंडित मदन मोहन मालवीय, और दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से। तो यहाँ पे पंडित मदन मोहन मालवीय और पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आप लोग बोलते हो भीमराव अम्बेडकर की मुलाकात, भीमराव अम्बेडकर की मुलाकात जब तो हुई थी, तो इसके बारे में हमें बात करनी होगी। चलिए तो हम बात करें पूना पैक्ट के बारे में। जैसे पूना पैक्ट की बात करूं, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में यहाँ पे क्या हुआ, समझौता हुआ। तो प्रयासों से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से महात्मा गांधी की मुलाकात हुई, महात्मा गांधी की मुलाकात हुई। और दोस्तों जो मुलाकात हुई थी, हम पे डेट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और 26 तारीख थी दोस्तों, सितंबर के महीने की, 26 सितंबर 1932 दोस्तों, ये डेट एग्जैक्ट आपको दिमाग में बैठानी होगी। इस 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच पूना में एक समझौता हुआ। पूना महाराष्ट्र के अंदर है, तो पूना में समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना गया, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। तो यहाँ पे महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कुछ चीजों को लेकर आपस में जो है कुछ समझौता किया था, और इसी समझौते को दोस्तों क्या लगा, पूना पैक्ट बोला गया। अब सर जब इनके बीच में समझौता हुआ तो इस समझौते में क्या क्या बातें थी, बिल्कुल राम सुविचार को जो बाद में कीर्ति योगी है, ज्योति प्रहलाद सबको नाम। चलिए हम बात करें कि महात्मा गांधी और दोनों ने आपस में समझौता किया, समझौते के अंदर कुछ बातें की होगी। अब हम बात करेंगे कि इन्होंने जो है वो क्या बातें करी थी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? तो पहले इसमें दोस्तों प्रमुख बिंदु, इस इनके बीच में बातें हुई, इन बातों में कोई पॉइंट बना हुआ और प्रमुख बिंदु की बात करेंगे। और दोस्तों प्रमुख बिंदुओं की बात करो, सबसे पहला पॉइंट जो वो ये होगा कि महात्मा गांधी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग को खारिज किया जाए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग, अलग निर्वाचन मंडल की मांग को खारिज या निरस्त कर दिया। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो ऐसे कास्ट से आते थे या दलित वर्ग से आते थे, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि हम दलितों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल होना चाहिए। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को महात्मा गांधी ने समझाया, तो समझाने पर उन्होंने इस मांग को क्या किया, स्थगित कर दिया। दूसरा, इस ब्रिटिश भारत के चुनाव होने थे, दूसरा पॉइंट था, इस ब्रिटिश भारत के चुनाव में, ब्रिटिश भारत के आम चुनाव में दलित वर्ग को 18% का आरक्षण मिलना चाहिए। तो दूसरी डिमांड थी, दूसरा समझौता हुआ, वो ये था गया कि जो चुनाव होने वाले थे आम चुनाव, उसके अंदर इतना 18% आरक्षण मिलना चाहिए। और तीसरा था वो ये था कि दलितों की सीटों को बढ़ाकर, यानी दलित वर्ग की सीटों को बढ़ाकर, दलित वर्ग की सीटों को बढ़ाकर दोस्तों 71 से 142 कर दिया जाए। तो यहाँ पे ये तीन समझौते जो है महात्मा गांधी के बीच और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ, जिन्हें हमने क्या नाम दिया, पूना पैक्ट दोस्तों नाम दिया। यही आपको याद है। आपके एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न आता है दोस्तों, ये बताइए पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था, 1932 में किसने किया था, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और दोस्तों ये हुआ था 26 सितंबर 1932 की कहानी। बाकी है एक बात देखते हैं कि पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट के बाद दोस्तों अब यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे होगी, जिसे बोलेंगे प्रांतीय विधानसभा चुनाव, उस पर थोड़ी सी बात यहीं पे करेंगे। रही यहाँ तक की बात है बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करेंगे यहीं पे एक और चीज की, और इसे आप लोग बोलेंगे प्रांतीय विधानसभा चुनाव 1937, प्रांतीय विधानसभा चुनाव 1937। किसी प्रांतीय विधानसभा के चुनाव थे 1937 के अंदर, क्या थे लिखेंगे साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर, इसके बारे में दोस्तों साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर भारत में उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए, हाँ तो बात करेंगे कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर जो है भारत में प्रांतीय सरकार बनाने के लिए, प्रांतीय सरकार बनाने के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। और दोस्तों चुनाव करवाए जाएंगे, तो चुनाव की बात करें तो यहाँ पे आया था GOI 1935। सही GOI क्या है, तो दोस्तों बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हिंदी में लिखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 11 प्रांतों में चुनाव करवाए गए। कितने प्रांतों में चुनाव करवाए गए, तो सर यहाँ पे 11 प्रांतों में चुनाव करवाए गए। अब दोस्तों 11 प्रांत कौन से थे, इन 11 प्रांतों के बारे में हमें बात करनी होगी। सर उन 11 प्रांतों के नाम बताइए जिनमें इलेक्शन हुए थे, तो एक एक प्रांतों को भी हम समझेंगे दोस्तों। 11 प्रांतों की मैं बात करता हूं, साथियों के नाम लिख लेंगे। और इन 11 प्रांतों के नाम आते हैं, सबसे पहला नाम आता है मुंबई का, मुंबई के बाद दूसरा नाम आता है दोस्तों मद्रास का, मद्रास के बाद बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत दोस्तों, मध्य प्रांत दोस्तों, कितने नाम हुए, 3 और 3 6। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सिंध, असम, पंजाब, पंजाब के बाद याद रखिए बंगाल और पश्चिम उत्तर भारत, बंगाल और बंगाल के बाद दोस्तों पश्चिम उत्तर भारत।
तो इतनी जगह पर 11 जगहों पर यहाँ पे चुनाव हुए थे। तो जब ये नियमायत उन्होंने कहा कि 11 प्रांतों के चुनाव क्रॉस किया, तो 11 प्रांतों के नाम याद रखने हैं। मुंबई है, बिहार है, मद्रास है, उड़ीसा है, शिवकांत है, मध्य प्रांत है, उसके अलावा सिंध है, असम है, पंजाब है, बंगाल है और पश्चिम बंगाल है, प्रांत है। तो इनके बारे में आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब ये चुनाव हुए तो चुनाव में सबसे बड़ी जीत किसी होगी, तो उसमें सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी कांग्रेस। चुनाव में सबसे बड़ी जीत कांग्रेस की हुई, चुनाव में सबसे बड़ी जीत तो वो किसकी? कांग्रेस की। लेकिन अगर बात करूं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लेबर एसोसिएशन पार्टी से चुनाव लड़ा। कौन सी पार्टी से? तो सर इन्होंने लेबर एसोसिएशन पार्टी से चुनाव लड़ा और 13 सीटें जीती। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कितनी सीटें जीती? तो सर इन्होंने 13 सीटें जीती। तो ये तो आपको इसके बारे में याद रखना होगा। 1937 के प्रांतीय विधानसभा के चुनाव के बारे में बात की है। अब साथियों यहाँ पे ये तो हमने लिया, इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों यहीं पे ही एक आपके 1940 की और घटना को समझेंगे। और दोस्तों 1940 के अंदर जो घटना हुई थी, इसे आप लोग बोलते हो डिमांड ऑफ पाकिस्तान। ये साथियों अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की मांग के बारे में। तो एक बार सारी करेंगे यहाँ तक की बात है। जो बच्चा क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से देखता है और देखने के बाद अच्छे से नोट बनाता है, तो यकीन मानना हिस्ट्री में तुम्हारा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो तुम्हें बाहर देने होंगे। जितने बताएंगे सारी बात की है दोस्तों, किसी प्रकार की कोई परेशानी कोई समस्या डाउट दोस्तों आपको बताएंगे। जाएंगे यहाँ तक की परेशानी दोस्तों किसी को है, तो यहाँ पे आपको याद राइट ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारी चीजों को आपको करना होगा बिल्कुल। और क्लियर है? हां बहुत बढ़िया। साथी और क्लियर एक चीज ये है, एक और क्लियर है। कलियर का होता है कि आपने जो पढ़ाया वो समझ आया। और क्लियर का होता है आपने जो पढ़ाया उसको समझ नहीं आया। एक बच्चा और क्लियर है। और क्लियर का सारा सारा इसका मतलब सारा कुछ टाइम बोल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया। चलो उसको सबको समझ आ जाएगा काम कैसे चलेगा। क्लियर हां एक बच्चा मैंने क्लियर है। क्लियर का होता है कि जो मैंने आपको समझाया वो सारा समझ आ जाएगा बेहतरीन तरीके से। एक और क्लियर का होता है सारा साफ है ना, सारा बिल्कुल साफ है। बहुत बढ़िया। तो पाकिस्तान की मांग को समझते हैं तो पाकिस्तान की मांग की प्रकार से वैसे अगर बात करूं पाकिस्तान के बारे में तो लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद पाकिस्तान की मांग चरम सीमा पर थी। पाकिस्तान की मांग चरम सीमा पर थी। लेकिन पाकिस्तान की पहली मांग 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में, और जो इलाहाबाद अधिवेशन कांग्रेस का नहीं है, ये इलाहाबाद अधिवेशन दोस्तों मुस्लिम लीग का अधिवेशन है। तो इलाहाबाद अधिवेशन मुस्लिम लीग का अधिवेशन था। तो मुस्लिम लीग अधिवेशन था। ठीक है, तो इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने, इसने मोहम्मद इकबाल इस व्यक्ति का नाम है, तो मोहम्मद इकबाल ने धर्म के आधार पर, धर्म व जाति के आधार पर एक नए देश की मांग रखी। तो साथियों इसी ने जो है सबसे पहली बार मोहम्मद इकबाल जो था इसी के द्वारा जो है इसकी मांग रखी जाती है। ठीक है बिल्कुल बहुत बढ़िया। जल्द साहब कई दिनों से दिखाई दिया, बड़े खुश मिजाज आज दिख रहे हो, बड़े हंस रहे हो, क्या याद है कहीं आज आप संदेश समझ नहीं सकते हो। चलिए तो ये आपको यहाँ पे करना होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं 1940 की दोस्तों, तो 1940 के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले कौन से विश्वविद्यालय में? सर केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक छात्र, दोस्तों एक मुस्लिम छात्र जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ा था, और इस छात्र का नाम था चौधरी रहमत अली। क्या नाम बताओ? तो इस व्यक्ति का नाम था चौधरी रहमत अली। तो चौधरी रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। पहली बार कौन से शब्द का प्रयोग किया? तो सर इस बच्चे ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों आपको पता है ये पाकिस्तान शब्द जो है वो किसने दिया था? तो उसका नाम है चौधरी रहमत अली। और ये मांग कब की थी? तो 1940 के अंदर पैसा की थी। ठीक है, अब समझते हैं कि ये पाकिस्तान शब्द जो है इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे इस पाकि का मतलब हमें समझना होगा। इसका जब हम पाकिस्तान लिखते हैं यहाँ पे एक वर्ड आता है PAKIS, ये पाकिस्तान जो है दोस्तों पाकिस्तान का मतलब होता है। तो P की बात करें तो P का मतलब यहाँ होता है वो एक्चुअल में आपका पंजाब है। कौन सा दोस्तों? तो P का यहाँ पे मतलब होता है वो पंजाब से है। A की बात करूं तो वो अफगानिस्तान वाले एरिया से है। K की बात करूं तो वो K का मतलब यहाँ पे आपका कश्मीर से है। I की बात करूं दोस्तों इंडस यानी सिंध वाले एरिया से है। और दोस्तों इंडस यानी सिंध होगा। और सिंध की बात करूं तो ये सिंध कौन सा आपका? तो ये सिंध वाला एरिया हमारा है। और दोस्तों S का मतलब ये एक्चुअल में सिंध है, और ये सिंध है बलूचिस्तान वाला एरिया। ये सिंध कौन सा है? बलूचिस्तान वाला एरिया हमारा यहाँ पे है। और इंडस यहाँ पे ये सिंधु नदी की बात हो रहा है, यानी सिंधु नदी तक का सारा क्षेत्र वो हमारा था। ये यहाँ पे पाकिस्तान शब्द का मतलब होता है। और जो पहली बार किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था। अब दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड है पाकिस्तान। पाकिस्तान शब्द के आने के बाद जो है अब यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना एक्टिव होंगे। इस मोहम्मद अली जिन्ना ने भी पाकिस्तान शब्द का डिमांड किया, इसकी मांग करना शुरू कर दिया। और अब इसको कौन है? मुस्लिम लीग जो है वो क्या करेंगे? तो इसका समर्थन देना शुरू कर देगी। जब इसने पहली बार पाकिस्तान शब्द दिया क्या करेंगे? मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन किया। तो मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया? समर्थन किया। और मुस्लिम लीग ने यहाँ पे समर्थन किया तो मोहम्मद अली जिन्ना को इनकी बात माननी पड़ी। और दोस्तों 23 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की औपचारिक मांग करेंगे। औपचारिक होता है ऑफिशियल डिमांड। पाकिस्तान की औपचारिक मांग करेंगे। ये अलग 23 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की डिमांड करना शुरू कर दिया कि आपको पाकिस्तान शब्द का मतलब पहले सारे बताएंगे कि क्या आप लोग पाकिस्तान का ये एक्चुअली दोस्तों कश्मीर के साथ लेकर आज भी पाकिस्तान से लड़ता है। तो पाकिस्तान कहता है कि तुम्हारे नाम के अंदर किया था ना वो कश्मीर के लिए आता है। आप लोग कश्मीर को आपसे मिलाएंगे। ये दोस्तों आपको यहाँ पे 1940 के बारे में याद रखना होगा। 1940 के अंदर पाकिस्तान की डिमांड होगी। डिमांड होने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे कुछ चीजें और होगी, इन चीजों को हमें समझना होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ पे हम एक चीज को समझेंगे दोस्तों, इसी को आप लोग क्या बोलते हो? इसे हम बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव की दोस्तों हम अब कहानी कवर करेंगे। और अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 के अंदर आया था अगस्त के महीने में। तो हम बात करेंगे अगस्त प्रस्ताव के बारे में। सर एक्चुअली में क्या था अगस्त प्रस्ताव और किस समय में पेश हुआ था और कौन इसे लेकर आता है उसके बारे में हम बात। पाकिस्तान का मतलब नहीं पता। साथ ही आज मैं आपको बताया कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। यानी अगस्त प्रस्ताव की मैं बात करता हूं तो सर वो क्या है? तो ये लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा पेश किया जाता है। लॉर्ड लिनलिथगो के समय पेश किया गया। ठीक है, अब इस अगस्त प्रस्ताव की कहानी समझते हैं दोस्तों कि एक्चुअली में अगस्त प्रस्ताव की जो पूरी है वो क्या कहती है? याद रखिए इस कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन जब रामगढ़ गांव के अंदर था। आपने मूवी देखी शोले के अंदर रामगढ़ गांव आता है कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। वो रामगढ़ था। तो कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन और दोस्तों कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ था। और कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की बात करूं दोस्तों इसकी अध्यक्षता करते मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन करे थे? तो इसकी अध्यक्षता करते मौलाना अबुल कलाम आजाद कैसा इसकी अध्यक्षता करे थे। अब पहले तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को समझते हैं कि ये कौन है? सच्ची बड़ी मान सकते थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। कैसे मान समझते हैं? पहला याद रखेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद दोस्तों ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने गए। तो ये भारत देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, पहली बात याद रखेंगे। दूसरा इन्हीं के नाम पर दोस्तों शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों शिक्षा दिवस बोलिए, एजुकेशन डे आप बोलिए। और शिक्षा दिवस मनाया जाता है तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखना मौलाना अबुल कलाम आजाद के बर्थडे पर कौन सा दिन मनाते हैं? सर वो शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात करता हूं तो ये है कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। ये भी याद रखेंगे, इस कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। तो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? तो सर वो भी मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद को जब भारत दिया गया था उन्होंने इसे लेने से भी मना किया। तो ये भी बोलिए, तो ये तो बेसिक सी बातें हैं। उसका क्या करें? इंडिया का भी अच्छा इंडिया के नाम का भी नहीं है। इंडिया का मतलब ही भारत का मतलब है अपना पूरा देश। INDIA का अलग अलग मीनिंग आपको समझ सकते हैं ना।
याद रखें दोस्तों, कांग्रेस का प्रधानमंत्री जिसमें 1940 में के मौलाना अब्दुल कलाम आजाद रहे थे, ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बारे में सबकी बातें आपको याद होंगी। अब बात करेंगे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने यहाँ पे ये काम किया, और दोस्तों इसके अंदर क्या हुआ, इस अधिवेशन में इन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार से केंद्र सरकार में सरकार बनाने का क्या प्रस्ताव था, इस अधिवेशन के अंदर क्या बात होगी, दोस्तों याद रखेंगे कि इस अधिवेशन में इन्होंने ब्रिटिश सरकार से केंद्र में सरकार बनाने का, तो इन्होंने केंद्र में सरकार बनाने का क्या करा, तो सर इन्होंने वो प्रस्ताव रखने का काम किया था। ये बात आपको इसके बारे में याद रखनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इनके समय में दोस्तों ये प्रस्ताव जो है पेश होगा, यहाँ पे इनके समय में कुछ चीजों की मांग की जाएगी, दोस्तों इनकी जो प्रमुख मांग थी उनके बारे में हमें बात करनी होगी। इस वो मांग क्या थी दोस्तों, बात करेंगे इनकी प्रमुख पॉइंट, प्रमुख बिंदुओं की, सब कौन सी डिमांड ये लोग कहेंगे यहाँ पे उनके बारे में समझेंगे दोस्तों। तो प्रमुख बिंदुओं की बात आती है प्रस्ताव में दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है क्या, सर इसमें इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, इसकी मांग की थी, तो सर इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की मांग की, पहला पॉइंट याद रखेंगे डोमिनियन स्टेटस का दर्जा, ठीक है। दूसरा एक मुख्य सलाहकार नीति की इन्होंने घोषणा करी, यहाँ लिखेंगे मुख्य सलाहकारी परिषद का गठन, मुख्य सलाहकारी परिषद का गठन, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट की बात करें दोस्तों, वायसराय की जो कार्यकारिणी अधिकारी थी, इसके अंदर भी बात क्या किया जाए, इसे जो है बढ़ाया जाए, याद रखेंगे भारतीय वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या को बढ़ाया जाए, भारतीयों की संख्या को बढ़ाया जाए। तो कैसे चौथा पॉइंट जब हम समझेंगे तो ये था कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया, कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को ठुकराया और इसे दरवाजे में जंग लगी, और इसे दरवाजे में जंग लगी कील के बराबर बताया, या जंग लगी कील कहा। तो प्रश्न ये बताइए कि दरवाजे में जंग लगी कील किस प्रस्ताव को कहा जाता है, तो उसी को कहा जाता है। सर एमसीक्यू कब शुरू करोगे, एमसीक्यू की बात में चिंता मत करिए, इधर जाते हैं एमसीक्यू की बात आपको एक बात बताइए, एमसीक्यू जाते हैं एमसीक्यू की तंत्र आपको एक एमसीक्यू में आपको बेहतर तरीके से समझाने का काम दूंगा। तो ये आपको इसके बारे में प्रस्ताव के बाद याद रखना होगा। दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में। अब हम बात करेंगे कि महात्मा गांधी ने 1940 में सत्याग्रह शुरू किया था, जिसका नाम तो व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो अब यहाँ पे इसी कहानी को करेंगे तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की सही व्यक्तिगत सत्याग्रह था क्या, उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है वो समझेंगे दोस्तों। व्यक्तिगत सत्याग्रह की जब बात आती है याद रखेंगे कि महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने की। तो याद रखेंगे कि सर महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से इसकी शुरुआत हुई थी। हम लोग हैं बिल्कुल खेती योगी सिद्धांत हाल मुस्कान गंगा वर्मा चिंता करिए जाएगा, ठीक है। बस भरोसा रखिए, भरोसा वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और मंजिल भी मिलेगी मेरे दोस्त, और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है। चिंता करिए हम हैं आपके साथ दोस्त। तो महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से महात्मा गांधी ने यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की, और इसके अंदर दोस्तों प्रथम सत्याग्रह आपको जाएंगे, इस आंदोलन के दौरान पहले सत्याग्रही कौन थे, तो पहले सत्याग्रही में थे आचार्य विनोबा भावे, कौन थे जो सब आचार्य विनोबा भावे। अब ऐसा कि आचार्य विनोबा भावे के बारे में कुछ चीजें हमें करनी है, इसलिए आचार्य विनोबा भावे में कौन है, किस लिए इस व्यक्ति का नाम हम बार-बार पढ़ते हैं। तो दोस्तों आचार्य विनोबा भावे की बात आती है, एक बात तो इनके बारे में पूछी जाएगी, आचार्य विनोबा भावे ने कौन सा नारा दिया था, तो दोस्तों इनके द्वारा एक नारा दिया था, उस नारे के बारे में आपसे बताएगा, और इन्होंने जो नारा दिया था वो था जय जगत का नारा। तो इनका स्लोगन था दोस्तों, आप लोग बोलते हो जय जगत, बहुत नारा है, तो जय जगत का नारा कैसे इन्होंने दिया। दूसरा आचार्य विनोबा भावे की बात करता हूं दोस्तों, याद रखेंगे इस रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय हैं, रेमन मैगसेसे, रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय, रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारतीय आचार्य विनोबा भावे। और साथ ही इसके साथ एक पॉइंट याद रखेंगे, अगर मैं बात करूं आचार्य विनोबा भावे की, तो सर 1951 1951 में इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसका नाम था भूदान आंदोलन। तो दोस्तों भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो यही है। तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, तो सब आचार्य विनोबा भावे हैं। ये सारी बातें आचार्य विनोबा भावे के बारे में आप यहाँ पे करेंगे। इसके बाद साथियों अगर बात करूं तो लोगों को याद रखना होगा, इस 1942 1942 की बात करेंगे तो 1942 के अंदर एक और आंदोलन महात्मा गांधी शुरू हुआ था, और इस 1942 के आंदोलन को आप क्या बोलते हो, सर इसे बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, या ऐसा कि बोलेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। तो सर इसके बाद महात्मा गांधी ने एक और आंदोलन भी शुरू किया था, और इसे क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन साथियों बोलते हैं। इसकी कहानी हमें दोस्तों यहाँ पे पढ़नी होगी। अब भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों ये 1942 के अंदर महात्मा गांधी ने शुरू किया था, याद रखेंगे इसकी शुरुआत किसने की जाएगी, तो इसकी शुरुआत दोस्तों महात्मा गांधी ने की थी, किसने की थी, तो सर इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी दोस्तों। इसके दौरान महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, वो नारा था करो या मरो का नारा, डू और डाई का नारा दोस्तों उसी के दौरान दिया जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आपको याद रखना होगा इनके बारे में दोस्तों, ये दोनों बातें आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, इनके बारे में आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे इसके बाद महात्मा गांधी के समय में ही आता है कौन सा, सर कैबिनेट मिशन यहाँ पे आता है, तो कैबिनेट मिशन की बात करेंगे, और एक यहाँ पे दोस्तों नेतृत्व मिशन करना होगा, तो कैबिनेट और मिशन महात्मा गांधी को जो है भारत की आजादी के बारे में बताएंगे, और लास्ट में दोस्तों की मृत्यु हो जाएगी। तो अब यहाँ पे बात करेंगे इसके अंदर क्या था कैबिनेट मिशन। तो दोस्तों इसके बारे में बात करूंगा, 1942 की घटना थी, और 1942 के अंदर दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे क्या हुआ था, तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन। और दोस्तों कैबिनेट मिशन जब आया था तो या पॉलिटिकल इंडस्ट्री समझेंगे, इसका उद्देश्य क्या था, इसका एम क्या था, साथियों इसका जो उद्देश्य हुआ था वो था डोमिनियन स्टेटस का दर्जा या मांग। और इस कैबिनेट मिशन की मैं बात करूं साथियों, याद रखेंगे इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स दोस्तों उसके क्या हुआ थे, सब उसके अध्यक्ष हुआ थे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं 1946 की, 1940 के अंदर दोस्तों आया था कौन सा मिशन है। अच्छा दोस्तों यहाँ थोड़ा सा नाम हो गया, इसको क्रिप्स मिशन करेंगे, सॉरी बाय मिस्टेक आ गया, यहाँ पे नाम से करेंगे क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन पहले आता कैबिनेट मिशन बाद में, ये क्रिप्स मिशन है। 1940 के अंदर दोस्तों कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन दोस्तों वो 1940 के अंदर, कैबिनेट मिशन के अंदर कितने सदस्य थे, तो इसके अंदर 3 सदस्य हुआ करते थे। और दोस्तों 3 सदस्यों की बात करूं इसके अंदर पहला नाम याद रखेंगे सर स्टेफर्ड क्रिप्स 20 के अंदर थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। दूसरा नाम था ए बी अलेक्जेंडर, ए बी अलेक्जेंडर। तीसरा नाम था सर पैट्रिक लॉरेंस, सर पैट्रिक लॉरेंस। ये 3 दोस्तों इसके अंदर हुआ करते थे। और याद रखना कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन किया गया, याद रखेंगे इन्हीं की सिफारिश के ऊपर संविधान सभा का जो गठन किया जाता है। तो इन्होंने जब क्या सिफारिश की थी, इन्हीं की सिफारिश पर क्या हुआ, संविधान सभा का गठन दोस्तों किया गया। और आप जानते हो कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर हुई थी, और 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक दोस्तों हुई थी, सब हुई थी दिल्ली के अंदर, और इससे पहले ऐसा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। अब ये तो 1940 के बारे में बात कर ली। दोस्तों अब बात करेंगे भारत और पाकिस्तान को अलग करने के लिए भी एक योजना है दोस्तों, उसके बारे में भी बात करेंगे, जिसे आप लोग लॉर्ड माउंटबेटन योजना बोलते हो, उसी के बारे में दोस्तों हमें बात यहाँ पे करनी होगी, ठीक है। दोस्तों देखिए सर क्या थी यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन योजना, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। बात क्लियर है। अब लास्ट पॉइंट आज बढ़ेंगे, और दोस्तों इसे आप बोलते हो लॉर्ड माउंटबेटन योजना, या इसे आप बोलते हो भारत पाक योजना। तो भारत पाक विभाजन योजना से बोलते हो, ये दोस्तों इसी का नाम होता है बाल पालकन योजना। तो बाल पालकन योजना भी इसी को कहता है, एक ही चीज 3 अलग नामों से जाना जाता है। सर इसके अंदर क्या चीज हुई थी दोस्तों, याद रखेंगे उस समय भी योजना थी, उसमें भारत के वायसराय कौन थे, तो सर उसमें वायसराय जो थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन के अनुसार ही इसी व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान को अलग करने के लिए एक योजना बनाई थी, और दोस्तों ये योजना भी सक्सेस हुई। और इसी की योजना के तहत 14 अगस्त 1947 को जो है 14 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान आजाद हुआ।
और दोस्तों 15 अगस्त 1947 ये वो ऐतिहासिक दिन है दोस्तों 15 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 को कैसा आप सभी जानते हैं भारत देश की आजादी हुई थी। तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश जब सब वो अंग्रेजों से पूरी तरह से मुक्त होता था, भारत देश आजाद होता था। और दोस्तों यहाँ पे हमने भारत देश को आजाद करके अपने देश का इतिहास पढ़ लिया। और दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी को थोड़ा सा जिंदा रखा मैंने। और दोस्तों 30 जनवरी 1948 30 जनवरी 1948 की दोस्तों मैं बात करूं याद रखना महात्मा गांधी का ये चेला हुआ करता था जिसका नाम था नथुराम गोडसे। क्या था सर? नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। तो दोस्तों ये 30 जनवरी का दिन था, वो भारत के लिए बड़ा दुख भरा दिन था। और दोस्तों 30 जनवरी को ही आप लोग एक दिवस मनाते हो जिसे आप लोग बोलते हो शहीद दिवस क्या होता है दोस्तों। तो शहीद दिवस दोस्तों 30 जनवरी को मनाया जाता है क्यों? क्योंकि इस दिन नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारी। और दोस्तों अगर मैं बात करूं इस नथुराम गोडसे की तो बाद में इस नथुराम गोडसे को हमारा हरियाणा के अम्बाला जिले के अंदर दोस्तों एक जेल है जिसे आप लोग बोलते हो अम्बाला सेंट्रल जेल। तो अम्बाला सेंट्रल जेल में इसे फांसी दे दी गई। तो ये प्रश्न बनता है कि नथुराम गोडसे को कौन सी जेल के फांसी दी जाती है? तो इसे अम्बाला सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। और दोस्तों महात्मा गांधी की बात है तो ये भी होगा इसे महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो दोस्तों इनकी समाधि का नाम है क्या होगा? तो सर वो है राजघाट। क्या नाम है? तो महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद समाधि बनाई गई और राजघाट दोस्तों। और राजघाट जो वहां पे है वो दिल्ली के अंदर है। तो ये बेसिक बातें आपको दोस्तों यहाँ पे याद नहीं है। और दोस्तों इंडियन हिस्ट्री का पार्ट यहाँ पे मेरे तरफ से कंप्लीट होता है। अब दो टॉपिक दोस्तों उनको हम करेंगे। एक बार सारी चीजें यहाँ की बात की है किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है दोस्तों आपको है तो बताने का काम करेंगे। अब दोस्तों मेरे तरफ से दो टॉपिक पेंडिंग है, उन दो टॉपिक पे एक बार थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं कि सर वो दो टॉपिक कौन से होंगे हमारे। दोस्तों इन दो टॉपिक की मैं बात करूं तो एक टॉपिक तो आपका पैसा की पेंडिंग है भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय। पैसा की यहाँ पे जितने भी भारत के अंदर गवर्नर जनरल थे और वाइसराय थे एक टॉपिक पेंडिंग है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो आपका टॉपिक पेंडिंग है वो है दक्षिण भारत का इतिहास। तो यहाँ पे साउथ इंडिया का आपका जो हिस्ट्री है इतिहास है दोस्तों वो पेंडिंग है। तो दक्षिण इंडिया जो है दोस्तों वो आपको मंडे को करवाऊंगा। दोस्तों कल भी मैं आपको जो है भारत के गवर्नर कोशिश करूंगा लंबी क्लास दोस्तों मैं दोनों टॉपिक करूंगा। दोनों टॉपिक एग्जाम में स्पेशल कोई परेशानी कोई दोस्त अगर दिक्कत आपको बताएंगे ये दो टॉपिक आपको मैं जल्दी से आपको कंप्लीट करूंगा। और दोस्तों मेरी तरफ से आपका 98% सिलेबस कवर है। दो टॉपिक है आराम से आपको करवाऊंगा। कोई दिक्कत परेशानी में आपको फटाफट से आप लोग काम करेंगे। छापिए बस नहीं है बहुत उम्मीद है सारे को हिस्ट्री पर बिल्कुल मजा आएगा। दोस्तों इसी प्रकार की कुछ आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। और दोस्तों इस सिलेबस को जितने मैंने आपको करवाया इसके बेहतरीन तरीके से नोट बनाएंगे। क्लास नोट्स जो आपको पीडीएफ के तौर पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी तो आज तक आपकी। और दोस्तों जितनी मैंने आपको बोल दी है इनको अपने हाथों से लेंगे और जबरदस्ती से खुद नोट बनाएंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों हिस्ट्री के अंदर मैंने आपको एक चीज तो कोई भी एग्जाम दीजिए आपका 7 से 80 दोस्तों कवर हो जाएगा। हां अभी मैं चिंता करते हैं दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा तो विजयनगर और बैनी समाधि दोनों विजयनगर के अंदर जो 4 वर्ष आईवी है संगम है या पितृ है वो सारे पढ़ाऊंगा। चिंता करो मेरी तरफ से मैंने कोई सिलेबस आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, हर चीज आपको करूंगा। ठीक है हां कल के दोस्तों संडे को क्लास लेंगे जरूर लेंगे आपकी संडे को लंबी क्लास लेंगे तो इसमें आप गवर्नर जनरल या साउथ इंडिया कवर करेंगे। ठीक है आज की क्लास इतना फिर मुलाकात होगी तो कई सारे जय हिंद जय भारत।